एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत का रत्न कहा जाता है, जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियों को अपने घुटनों पर ला खड़ा करने वाला। और ऐसे ही एक ग्रुप को वो चलाते थे जो सन 1868 से अपनी एथिक्स और वैल्यूज के लिए जाना जाता है। अपनी दानवीरता और कुत्तों के प्रति प्रेम को जब दुनिया ने जाना तो उनकी सराहना करने से ये दुनिया ना रुक सकी। छोटी से छोटी चीज जो हम अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, इसमें उस ग्रुप का कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। इन सब पहेलियों को आज हम सुलझाएंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स मिस्ट्रीज इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। बात है सन 1822 की, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में एक पारसी के घर बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है नुसरवानजी टाटा। गांव में रहते हुए भी उन्हें कुछ हटके करने की इच्छा शुरू से ही थी, जिसे पूरा करने के लिए वे 20 साल की उम्र में मुंबई आ जाते हैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ। वो यहाँ से कॉटन का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाते हैं। समय बीतता जाता है और सन 1858 में उनका बेटा जमशेदजी टाटा हांगकांग में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर उनकी सूझबूझ रंग लाती है और अपना बिजनेस जापान, चाइना, यूरोप और यूएस के साथ साथ भारत में भी वो बढ़ाने लग जाते हैं। वाह, यह बात तो बहुत दिलचस्प लग रही है कि कैसे एक व्यक्ति गांव से उठकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। इस दिलचस्प चीज के पीछे 1868 में एस्टेब्लिश हुई टाटा कंपनी का संघर्ष भी बहुत है। इसमें इनकी कई पीढ़ियों ने बहुत मेहनत करी है जो आज इस मुकाम पर वो आकर खड़े हुए हैं, और इसी के फलस्वरूप वो 1907 में भारत की पहली स्टील फैक्ट्री खोलने में सफल रहे थे। टाटा कंपनी और खासकर रतन टाटा जी का नाम तो बहुत सुना है हमने न्यूज आर्टिकल्स में। बिल्कुल सही। टाटा कंपनी हमारी दिनचर्या में आने वाली छोटी से बड़ी हर चीज में बहुत भागीदार है, जैसे कि गाड़ियों में टाटा मोटर्स, नमक में टाटा नमक, चाय में टाटा चाय, आभूषणों में तनिष्क, हवाई जहाज में एयर इंडिया, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा पावर, टेरेन, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा, बास्केट और भी बहुत। आज के समय में टाटा भारत का सबसे बड़ा और 150 देशों में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदान करता है, जिसका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन $403 बिलियन है। अगर सर रतन टाटा जी की बात करें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई और शिमला से करी है, जिसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क में चले गए थे 1955 में। और सन 1962 में सर रतन टाटा जी ने आर्किटेक्चर ऑफ बैचलर डिग्री भी ले ली थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद वो टाटा ग्रुप में कैसे आ गए? दरअसल सर रतन टाटा जी एक गिली जोन्स के साथ काम करने लग गए थे लॉस एंजलिस में एज अ आर्किटेक्ट, और उन्होंने अपना मन बना लिया था उधर ही सेटल होने का। लेकिन जब उनकी दादी को यह बात पता चली तो उन्होंने उसी समय सर रतन टाटा जी को वापस बुला लिया भारत, और इस तरह वो टाटा समूह में काम करने लग गए। सर रतन टाटा जी ने अपनी शुरुआती दौर में टाटा ग्रुप में काम शॉप फ्लोर से ही शुरू किया था। 1970 आते आते सर रतन टाटा जी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उस समय नेल्को की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही समय में उसमें सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी दिखने लग गई थी, और इस समय ही सर JRD टाटा जी ने उन्हें अपना उत्तरदायित्व देने का कहा एज अ चेयरमैन टाटा समूह का। 1991 से 2012 तक वो टाटा मोटर और टाटा सन्स के चेयरमैन रहे, जिसमें उनके दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलकर टाटा ने $4 बिलियन से $100 बिलियन के रेवेन्यू को अचीव किया। क्या आपको पता है सर रतन टाटा जी अपने प्रॉफिट का 66% कमाई दान में दे देते हैं, जो कि जरूरतमंदों की पढ़ाई, दवाइयों और ग्रामीण विकास करने में यूज होते हैं। सच में बहुत बड़ा दिल था सर रतन टाटा जी का। बिल्कुल सही। सन 1984 के दंगों में जब ट्रक ड्राइवर्स ने अपने ट्रक्स खो दिए थे तो टाटा समूह ने फ्री में ट्रक्स दिए थे उन ट्रक ड्राइवरों को, ताकि वो अपना गुजर बसर ठीक से कर सकें। सच में वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान थे। बिल्कुल सही। और सुनो, सन 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादियों ने हमला किया तो सर रतन टाटा जी खुद वहां पहुंच गए थे वहां का जायजा लेने के लिए, और जिनको वहां पर जान माल की हानि हुई तो विक्टिम्स की फैमिली को ताउम्र फुल सैलरी, उनकी एजुकेशन और उनके ऊपर जो भी लोन चल रहे थे उसी टाइम वो खत्म करवा दिए गए, जिनमें ताज होटल के वर्कर्स के अलावा जो लोग बाहर सामान बेच रहे थे वो भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने मुंबई के ताज होटल में अपने वर्कर्स को कहा कि बारिश में अगर कोई सड़क पर भीगता हुआ कुत्ता होटल के अंदर आ जाए तो उसे आने से रोका ना जाए। आपको बता दें कि मुंबई का ताज होटल एक विश्व प्रसिद्ध होटल है, जहां पर एक से बढ़कर एक आलीशान सुविधाएं मिलती हैं लोगों को, और यहां पर ठहरने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जब दुनिया को सर रतन टाटा जी के इस डिसीजन के बारे में पता चला तो उनकी बहुत सराहना हुई पूरी दुनिया में। अच्छा, वो कहानी तो बताओ, कैसे ताज होटल बनाया गया मुंबई में? हाँ बिल्कुल। दरअसल साल 1890 में जमशेदजी टाटा किसी काम के सिलसिले में मुंबई के वॉटसन होटल में गए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने साइन बोर्ड पर लिखा हुआ देखा कि डॉग्स एंड
इंडियंस आर नॉट अलाउड। बस फिर क्या था, ये चीज उन्हें बहुत बुरी लगी कि भारत में रहते हुए भी भारतीय भारत में ही बने होटल में नहीं जा सकते। उन्होंने तभी ये तय कर लिया था कि वो मुंबई में सबसे आलीशान होटल बनाकर रहेंगे और 1898 में इसे बनाना शुरू कर दिया गया। 1903 में जब ये बनकर तैयार हुआ तो यह मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली का प्रयोग किया गया था। और सन 1877 में जमशेदजी टाटा ने इम्प्रेस मिल लगाई जिसमें कपड़े बनाने का काम किया जाता था। तो उन्होंने देखा कि वहां पर काम करने वाले लोग बहुत छुट्टी करते हैं और काम के मामले में भी आलसी हैं। तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए किसी को डांटा फटकारा नहीं, बल्कि उन्होंने प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्च करी जो कि दुनिया में सबसे पहली बार करी गई थी, जिसमें रिटायरमेंट पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी बनाए जाते थे और रिवॉर्ड देकर लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ाया जाता था ताकि उनका आपसी और टाटा के साथ जुड़ाव और मजबूत बन सके, जिस वजह से उस मिल की अटेंडेंस बढ़ने लगी और अब लोग भी काम दिल लगाकर करने लगे थे। क्या आपको पता है कि 1990 के आसपास टाटा मोटर्स की गाड़ियों की कुछ खास बिक्री नहीं हो रही थी, तो वो फोर्ड के पास गए थे मदद लेने के लिए। लेकिन फोर्ड ने जब उन्हें यह कहा कि टाटा मोटर्स को हम खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं और तुम्हें जब कार बनानी ही नहीं आती तो बनाते क्यों हो, यह बात सर रतन टाटा जी को दिल पर लग गई। तो फिर सर रतन टाटा जी ने क्या किया? देखो, उस समय सर रतन टाटा जी या तो लड़ाई करते या फिर एक समझदार व्यक्ति की तरह कुछ ऐसा करते कि उनका जवाब फोर्ड को खुद ब खुद मिल जाए। तो फिर क्या किया सर रतन टाटा जी ने? भारत वापस आकर उन्होंने अपना पूरा फोकस टाटा मोटर्स को और बेहतर बनाने में लगा दिया और फिर समय ने करवट बदली और अब फोर्ड टाटा मोटर्स के पास मदद लेने के लिए आई कि उनकी मदद कर दे टाटा। इस तरह टाटा मोटर्स ने फोर्ड कंपनी की मदद तो करी, लेकिन अब JLR उनके पास आ चुकी थी। अपने 21 साल टाटा समूह के साथ करने के बाद सर रतन टाटा जी ने टाटा समूह का रेवेन्यू 40 टाइम और प्रॉफिट 50 टाइम तक बढ़ा दिया था। एक बार की बात है, सर रतन टाटा जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक परिवार को बारिश में भीगते हुए स्कूटर पर कहीं जाते हुए देखा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो हर भारतीय अफोर्ड कर सके, और तब टाटा मोटर्स ने नैनो को इंट्रोड्यूस किया भारतीय मार्केट में। वैसे तो यह कार कुछ खास सफल नहीं रही मार्केटिंग फ्लोज के कारण, लेकिन आज भी कई दिल के अमीर इंसान इसे बड़े प्यार से रखते हैं और चलाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं विक्रम अहलावत, जिन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है और नई गाड़ियों के रिव्यूज और अपडेट्स वो अपने यूट्यूब चैनल ऑटोमोटिव 17 पर डालते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने नैनो से गुड़गांव से उमिंगला तक का सफर तय किया है, जो कि भारत की पहली मॉडिफाइड नैनो बनी वहां पर पहुंचने वाली। उमिंगला क्या चीज है? यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल पास है जो कि 19,024 फीट पर लद्दाख में स्थित है। टाटा ने केवल बिजनेस के माध्यम से ही नहीं बल्कि अपनी दरिया दिली के कारण भी हम भारतीयों के दिल में एक अमिट जगह बनाई है। सर रतन टाटा जी आज हमारे बीच में ना होकर भी हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। उनकी दी गई सीख अगर आज से ही हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो यह दुनिया को सही दिशा में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। राह चलते हुए कुत्तों को परेशान न करना, दूसरों की मदद करके आप भी सर रतन टाटा जी की दिखाई गई राह पर चल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो इसे उस इंसान तक जरूर शेयर कीजिए जिसे आप सर रतन टाटा जी और टाटा ग्रुप हम भारतीयों के साथ अभिन्न अंग कैसे रहा है बताना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला और बढ़ा सकते हैं ताकि हम ऐसी जानकारी भरी वीडियोस आप तक लाते रहें। धन्यवाद।